नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और बात कर लेते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद से एक बार फिर से महंगाई की दर बढ़ने लगी है। लोग महंगाई की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं और दरअसल ये चीजें अक्सर देखने को मिली है जब भी देश में लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, उस वक्त महंगाई नियंत्रण में रहती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं लोगों की महंगाई का सामना करना पड़ता है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात कर लें कि जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, उस वक्त महंगाई की दर सामान्य थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए महंगाई का बढ़ना चालू हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई से निजात पाने के लिए हर महीने चुनाव हो? चुनाव खत्म होने के बाद चाहे पेट्रोल, डीजल, पाम ऑयल या सरसों का तेल हो, सबकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये जानना जरूरी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है और सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करने में लगा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र में जनता की जेब काटने वाली सरकार बैठी है, जो सिर्फ चुनाव के वक्त महंगाई को नियंत्रण में रखती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सस्ता तेल ऑफर के तहत महंगा हो जाता है। इसमें एक बार फिर से महंगाई का मुद्दा जो है वो गर्माता नजर आ रहा है और पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो खाद्यान्न की चीजें हैं उनके दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार देश में जब तक विधानसभा चुनाव थे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो दर थी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, सब्जियों में महंगाई आने लगी, खाने वाले तेलों में दाम बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और हमलावर होते हुए आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आता है और लगातार विपक्ष का आरोप है कि जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। तो महंगाई की मार से जनता एक बार फिर से त्रस्त है और लगातार देश में बढ़ती महंगाई से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनता की जेब ढीली हो रही है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, साथ ही सीके ठाकुर साहब हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। सीके ठाकुर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीरपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीके ठाकुर साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि जिस तरीके से आप एक बार फिर से बीजेपी को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई कोई नई चीज नहीं है। महंगाई अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर ले तब भी महंगाई थी और आज आप घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर आप तब से ठोस कदम उठाते चले आते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी प्रियव्रत जी, आप ठीक कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब तक महंगाई बढ़ती तो जनता के पॉकेट तक ध्यान रखा जाता था कि जनता ढंग से अफोर्ड कर सकेगी, लेकिन ये
जनता पार्टी सरकार, आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2014 पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार तो समय आते ही इन्होंने, आप देखा होगा पहला बजट में इन्होंने रेलवे का 5 गुना किराया बढ़ाया था और अन्य वस्तुओं पर भी दाम बढ़ाया था। तो ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों पे काम कर रही है। इसलिए इसका मिशन होता है कि जब भी चुनाव हो उस समय तक जनता को किसी तरह से अपने बस में रख करके महंगाई को कंट्रोल करके रखें और फिर तुरंत उसका दाम बढ़ाना। ये 5 राज्यों को चुनाव के बाद तुरंत देखिए आपने ये पेट्रोल, डीजल और गैस पर महंगाई बढ़ाया इन्होंने। तो ये निश्चित रूप से यह सरकार पूंजीपतियों से बनी है। आप देखेंगे कि जब से सरकार आई है तब से जितने भी सरकारी संस्थान है सबको बेचने का काम कर रही है, सबको निजी हाथों में देने का काम कर रही है। इससे लोगों के पॉकेट पर इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों की आमदनी घटती जा रही है। लोग जो अच्छे पास करके, जो पढ़े लिखे MA BA पास करके हैं, जो टेक्निकल है किए हुए लड़के हैं, वो मजदूरी करने पर विवश हो रहे हैं। यह बहुत ही देश से त्रासदी है। लेकिन चुनाव में जनता के आंख में धूल झोंकती है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो माता बहनें काम करती है, उनके पॉकेट में, उनके अकाउंट में 3,000 2,000 और किसान के पॉकेट में 3,000 रुपया डालकर तत्काल जो है इसमें उसको जीतने का काम करता है ताकि चुनाव में उसको वोट मिल जाए। तो यहाँ की जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये चुनाव भी जीतते रहते हैं और महंगाई को चरम पर बढ़ा करके जो पूंजीपति लोग हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उसके पॉकेट पे गर्म करते हैं। यह इनकी नीति रही है। इसलिए आज देखिए आपने वाम दल के जितने भी श्रमिक संगठन है सब रोड पर उतरे हुए हैं और कांग्रेस भी 31 मार्च के बाद लगातार अपनी एक नीति बनाई है कि सरकार के विरोध जाएंगे और महंगाई के विरोध में हम प्रदर्शन करते रहेंगे लगातार। चलिए बीरपाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। बीरपाल जी, तमाम आरोप लग गए आप पे कि जब तक चुनाव रहता है तब तक आप सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं, उसके बाद बेकाबू हो जाता है मामला पूरा। नहीं, देखो जैसे कि आपको मालूम है कि आपने कहा था कि महंगाई कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, के सेंटेंस में बोला था। तो लेकिन कांग्रेस वालों को अब और तो कोई काम है नहीं। अब तो यही रह गया, चाहे सही है गलत है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, कुछ तो निकल कर आ रहे हैं, कुछ तो इनके मन में कुछ उमंग उठ रहा है, अदरवाइज इनकी ग्राउंड खत्म होती जा रही है। और देखो प्रियव्रत जी, ये तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि देखो ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिमांड करता है। भाई यदि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तब भी महंगाई बढ़ जाएगी। और यदि पीछे से सप्लाई कम आ रही है किसी कारणवश, जैसे कि आप देख रहे हैं आज 33 दिन हो चुके यूक्रेन पे हमला होते हुए, और यूक्रेन के तेल डिपो भी फूंक दिए, घर भी फूंक दिए, प्रोडक्शन भी कम हो गया। आप देखो कितना धुआंधार वहां पर हो रहा है। तो और मेन ये भी बात है, आपको मालूम भी है कि जितना भी खाद्य तेल है काफी परसेंटेज तक, और जितना भी हमारा ऑयल है वो ज्यादातर यूक्रेन से था। तो इसलिए वहां का प्रोडक्शन कम है और मुझे लगता है कि डिमांड तो उसी आधार से बढ़ी रही है और सप्लाई कम है। चलिए सीएनजी और एलपीजी भी क्या यूक्रेन से आती है क्या बीरपाल जी? नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तो पेट्रोलियम ही है ना। नहीं तो वो यूक्रेन से आती है क्या? नहीं, प्रोडक्शन तो पेट्रोल रिलेटेड ही है ना, नहीं संबंधित तो उसी। नहीं देखो, ऐसा भी है कि भाई उसकी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता हो, ऐसा भी तो फर्क पड़ता है ना। जो लोग बराबर पेट्रोल डाल के कहीं जा रहे हैं, वो पेट्रोल की बजाय सीएनजी ले रहे हो, उसकी डिमांड बढ़ रही हो, ऐसा कुछ भी थोड़ा ये भी फर्क पड़ता है। तो डिमांड के हिसाब से क्या उसके दाम बढ़ा दिए जाएंगे क्या? कि पेट्रोल का सुनिए, पेट्रोल का यूज पहले भी हो रहा था उतना, ठीक है। जब पेट्रोल के दाम, भाई जिनकी गाड़ियां सीएनजी से चल रही है वो तो सीएनजी से ही चलेंगी। ऐसा कोई अभी तक तो सिस्टम ऐसा आया नहीं है कि सीएनजी नहीं है तो पेट्रोल यूज कर लीजिए। तो जिनकी गाड़ियां पहले पेट्रोल से चल रही थी वो पेट्रोल से ही चलेंगी, जिनकी सीएनजी से चल रही थी वो सीएनजी से ही चलेंगी। वो डुअल पर्पस भी है, ऐसी बात नहीं है, डुअल पर्पस है, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा भी है। लेकिन नहीं, मैं प्रियव्रत जी मैं तो ये कह रहा हूँ, सपोज करो पीछे से प्रोडक्शन ही कम आ रहा है, मतलब सप्लाई कम हो रही है और डिमांड उतनी हमारी नहीं। ये कोई तर्क नहीं हुआ बीरपाल जी, ये कि पेट्रोल की प्रोडक्शन ज्यादा है, खपत कम है। अच्छा जी क्या कह रहे हैं आप जी? ये कोई तर्क नहीं हुआ इस चीज का कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये प्रोडक्शन ज्यादा क्या चुनाव के बाद ही होता है क्या? नहीं, वो चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर बात पे जो चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, उसपे कोई क्या फर्क नहीं पड़ रहा। आपने देखने का यूक्रेन की हालत तो आप देख ही रहे हैं ना, ये तो सभी को मालूम है।
और देखो इसका भी इम्पैक्ट है, ऐसी बात नहीं है। और प्रोडक्शन तो जितनी भी डिमांड है वो कंजम्पशन है वो तो अपना बराबर है ही, वो तो कॉन्स्टेंट है, उसमें तो कोई ज्यादा कोई बढ़ोतरी, हालांकि लाखों व्हीकल्स हर महीने रजिस्टर्ड हो रहे हैं नए, इसमें भी कोई बात नहीं। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि महंगाई बढ़ने का तर्क, लाखों व्हीकल रजिस्टर हो रहे हैं, ये तो फिलहाल लोगों की पैदावार इतनी हो रही है कि वो व्हीकल खरीद रहे हैं। तो इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है बात का, जो आप कह रहे हैं ना कि अच्छा। चुनाव खत्म होती है महंगाई बढ़ा दी, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, उससे पहले तो सब स्थिर रहा, 4 महीने तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, तब यूक्रेन का युद्ध उससे पहले ही शुरू हो गया था ना। नहीं देखो, यूक्रेन पे मत जाइए वीरपाल जी, आपको और जी एक जी आपको मालूम ही है प्रियव्रत जी, वो ठीक है, लेकिन ये तो अपने यहाँ का भी कंजम्पशन का पता है ना, ये सब तरह की बातें इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं भाई महंगाई महंगाई कोई अपने हाथ में थोड़े, महंगाई अपने हाथ में कैसे बढ़ा सकती, जब हमारे पास कोई चीज सफिशियंट है हम उसकी शॉर्टेज नहीं उठते रहे, तो मतलब महंगाई बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप सब्जी के कह रहे थे भाई, आप किसान नेताओं से पूछते देखना आलू का रेट सही है कम ज्यादा है कम है, वो तो अभी भी कम बता रहे हैं, जबकि हमारे देश में 15-16 रुपए किलो आलू बिक रहा है, वो अभी भी बता रहे हैं इनका एमएसपी नहीं है, बराबर नहीं है, उड़ रही है। और इससे यदि महंगाई होगी तो हाथ आगे मत जगह, तो इससे वो तो बैलेंस लेके चलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। सभी बातों को देखना पड़ता है कि भाई क्या बराबर किसान को भी उसका एमएसपी मिलना चाहिए, और लगभग हमारे जो जितने भी कंज्यूम करने वाले आदमी हैं उनको भी बराबर रेट पे चीज मिलनी चाहिए, सप्लाई बराबर होना चाहिए, डिमांड उसकी जैसे हो तो रहेगी, डिमांड सप्लाई तो आप घटा नहीं सकते, तो सप्लाई बढ़ा सकते हैं, डिमांड नहीं आप घटा सकते। चलिए एक सशक्त सरकार के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो बिल्कुल, एक तो होगा शासन, ठीक है वीरपाल जी, शासन तो यूपी में फिलहाल चाक चौबंदी है पूरी तरीके से, क्योंकि जिस दिन योगी आदित्यनाथ साहब शपथ ले रहे थे उस दिन लखनऊ में एक 25,000 का इनामी बदमाश मार दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि दूसरा हो गया, एक हो गया शासन और दूसरा हो गया राशन। अब 3 महीने तक राशन भी फ्री कर दिया पहली कैबिनेट की बैठक में, बिल्कुल। लेकिन चीजें और भी है ना कि आप एक तरफ से देते हैं और दूसरी तरफ से ले लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अपनी अपनी जो जनता जनार्दन है उनके लिए हर फैसिलिटी देने के लिए तैयार है सरकार। वो कभी नहीं, सरकार की कोई ऐसी मंशा थोड़ी होती है कि आप महंगाई करो किसी भी गुड्स को, ऐसा नहीं है। सरकार का बहुत बैलेंस जलाकर चलती है, ऐसे नहीं है। चलिए ये तो नेचुरल है। लौटेंगे आपके पास वीरपाल जी। ठीक है ठाकुर साहब जी, देखिए प्रियव्रत भाई जी, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के हित में कभी काम नहीं करती। इन्होंने, आपने कहा कि यूपी में इन्होंने राशन फ्री कर दिया 3 महीने तक के लिए, उस फ्री राशन का क्या फायदा जब उस गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं ठीक से, लिखेंगे नहीं ठीक से, आगे बढ़ेंगे नहीं, जो सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए ये सरकारी नौकरियां समाप्त तो करते जा रहे हैं, कोई ऐसी नीति नहीं बना पा रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी को, वो प्राइवेट कंपनी पर कुछ लगाम करके उनको यदि कुछ आर्थिक मदद नहीं है तो दे करके जो जनहित में काम हो, हर लोगों की नौकरी कैसे की जाए, नौकरी कैसे दी जाए, उन सब पर ऐसा कोई नीति नहीं बना रही है सरकार। जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी संस्थान है, उसके आधार पर आप देखेंगे एक प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ लोगों का इलाज चलता है काफी महंगा होता है, वही सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कम पैसे में हो पाता है। जब ये सरकारी संस्थान है, सरकारी हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए तो उसका कंपाइल करना भी मुश्किल हो जाता है कि लोगों का इलाज 5 लाख में करेंगे या 2 लाख में करेंगे या 50,000 में करेंगे। ये बहुत बड़ा त्रासदी है इस देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ ले जाएगी इस देश को नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस अपने शब्द के बाजीगरी में लोगों को फंसाते हैं, उसी ढंग से लोगों के पेट से नेवाला छीनने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा ये गुनाह है इस देश की जनता के लिए प्रियव्रत भाई। चलिए ठीक है ठाकुर साहब, इन सभी तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि 19 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मरने वालों में 16 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल बताए जा रहे हैं। स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने ये जानकारी दी है।
अधिकारियों ने गोलाबारी का कारण फिलहाल अभी नहीं बताया है। मरने वालों में 16 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। आपको बता दें कि मैक्सिको में भारी गोलाबारी हुई है और भारी गोलाबारी के चलते 19 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं मरने वालों में 16 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बताया कि 19 लोगों की मौत की खबर है। अधिकारियों ने गोलाबारी का फिलहाल अभी तक कारण नहीं बताया है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बीरपाल सिंह हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, साथ ही सीके ठाकुर साहब हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। बीरपाल जी, ब्रेक कर जाने से पहले से आप पर तमाम आरोप लगा दिए थे सीके ठाकुर साहब ने कि मोदी सरकार एक तरफ देती है तो दूसरी तरफ निचोड़ लेती है जनता को। नहीं, देखो मैं प्रियव्रत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। पहले तो बात, मुझे इनकी बात क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मोदी सरकार की ऐसी बिल्कुल भी मंशा नहीं है, ना होती। मोदी सरकार का जो मंशा, आपको मालूम है उनका फॉर्मूला क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा नहीं है मोदी सरकार एक हाथ से ले दूसरे हाथ देते। वो जल्दी हर समय पब्लिक का भला सोचती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो एक कहने की बात है। और कांग्रेस वालों को कहने का और क्या है इनके लिए कहने के बाद? इनके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं और बेचारों के। तो ये तो इनकी आदत है कहने की, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। वो ठीक है, जो कह रहे सही है, ठीक है, जो इनकी मर्जी है। लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के विषय में हर समय सोचती है, हर समय उनकी यही मंशा होती है कि हम अपनी पब्लिक को कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, कैसे उनकी सुरक्षा रखें। मतलब ऐसी पार्टी कोई नहीं इनकी बराबर नहीं आज की तारीख में इंडिया में। इस तरीके से कि दाम जो है वो जब तक चुनाव रहा तब तक स्थिर रहे, 4 महीने तक ना कोई आपके खरीदारी बढ़ी, ना कोई खरीद फरोख्त हुई, ना कुछ। और 4 महीने जैसे ही चुनाव निपटा वैसे ही तमाम जो दाम थे वो आसमान छूने लगे। सब्जियों के दाम की बात कर लें वो भी, और दालों के दाम की बात कर लें, पेट्रोल के दाम की बात कर लें, डीजल के दाम की बात कर लें, LPG के दाम की बात कर लें और CNG के दामों की बात कर ले, तमाम दाम बढ़ने लगे। ठीक डॉक्टर साहब, ये तो सीधे तौर पर आरोप अब तो लगाया ही जाएगा कि भाई 4 महीने तक आप स्थिर रहे, 4 महीने तक आपने तमाम योजनाओं का बौछार कर दिया, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए आपने तमाम योजनाएं ला दी, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव निपटा, आपका मंत्रिमंडल का गठन हो गया, वैसे ही तमाम चीजों के दाम बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पर जरूर लगना लाजमी सी बात है। नहीं, लेकिन वो देखो, मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरी उत्तर प्रदेश में ही इस समय सब्जी का उत्पादन कम होगा। जैसे आप गोभी है, टमाटर है या और दूसरी सब्जियां हैं, इनमें थोड़ा फर्क पड़ता है इस समय आगे, क्योंकि ऑक्सीजन अब जहाँ इनकी जो सब्जी अपनी जितनी भारी सब्जी थी सर्दी के मौसम की, वो करीब खत्म होने जा रही है अब। तो इसलिए उनका उत्पादन कम होने की वजह से थोड़े रेट बढ़ सकते हैं। और फिर जैसे आपको बताया है कि आलू का, मैंने बता रहा हूँ आपको, 17-18 रुपए पर केजी रेट चल रहा है, लेकिन किसान अभी भी उसके पर हड़ताल करने जा रहे हैं। अभी भी लोग बाग कह रहे हैं कि इसका रेट कम है। दाम तो वो मंडियों को मिल रहा है ना, किसानों को तो उनका दाम नहीं मिल रहा है। वो तो 300-400 रुपए, आप बाजार में निकल जाइए, अगर किसान बेच रहा है, किसान खुद बैठ के बेच रहा है, तो वो 200-300 रुपए में आप 50 किलो आलू ले आइए, पूरा कट्टा भर के ले आइए 50 किलो का। लेकिन अगर मंडियों में आप लेने जाते हैं तो मंडियों में आपको वही मिलेगा 700 से 800 रुपए। ये फर्क मैंने खुद देखा है। जी देखो आज आपने अपने मुंह से कह दी, जो कृषि बिल थे वो यही तो कह रहे थे कि किसान को मंडी में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े। हाँ, कि किसान अपने घर पे, अपने बाजार में, अपने खेत में, अपने कहीं भी जहाँ भी मन से करे अपने सामान रखकर बेच दे और वहीं खरीदार जाएं। तो यही तो कह रहे थे कृषि बिल। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है ना बीरपाल जी, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ना ही ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल कृषि कानून में जो था। लेकिन आप कोशिश करेंगे तभी तो होगा। जब आप कोशिश नहीं करेंगे, जब आप नियम और कानून से बांध देंगे किसान को, तो कैसे क्या हो पाएगा बीरपाल जी? नहीं, किसान और अगर इतने ही फायदेमंद थे कृषि कानून, तो 700 किसानों की बलि चढ़ गई उस कृषि कानून के चलते हुए।
ठीक है, और अब लगभग देखो- एक महीना एक सवा साल किसान हाँ, बॉर्डरों पर हाँ। पड़े रहे। अगर इतने सही, फायदेमंद होते तो किसान अपने खेत छोड़ के बॉर्डरों पर नहीं पड़े रहते। तो कृषि कानून पे तो मत जाइए, ठीक है। नहीं प्रियव्रत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। देखो, किसान भाई की डेथ जैसे भी हुई वो बिल्कुल दुखदाई है। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, न किसी किसान भाई के इस तरह डेथ होनी चाहिए। वो तो खैर सबके लिए दुखदाई है, बिल्कुल। लेकिन मैं कहना चाह लेकिन रहा आप तो था मानने कि को तैयार नहीं है। आपकी पार्टी तो उसके लिए वो सबूत मांगती है, वो तमाम चीजें मांगती है कि मुझे आंकड़े चाहिए कि 700 किसानों के मौत कहाँ हुई। चलिए, आप मान रहे हैं, अच्छी बात है। सीके ठाकुर साहब से कमेंट लेना चाहूंगा इस पे छोटा सा। देखो जी, वो आप बीरबल जी लौटेंगे वो आपके डेटा पास, लौटेंगे सीके ठाकुर साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना काल में आप देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेलों का दाम कितना नीचे था। उस समय भी अपना दाम प्रत्येक दिन बढ़ाते जाती थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योग्य मंत्री हो, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, अयोग्य वित्त मंत्री हैं, इनको कोई सेंस नहीं है कि देश की इकोनॉमी को कैसे सिस्टम में रखा जाए, कैसे ठीक किया जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो गोयल जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे ओम बिरला जी हों, हर कोई ये बिजनेस वर्ग से आते हैं। इनको जनता के बीच से ये नहीं आते हैं। ये बिजनेस क्लास के लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मतलब होता है कि देश में पूंजीपतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप देखिएगा 2024 को ये लोग कह रहे हैं कि पूरा जीत के आ जाऊंगा, आ भी जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देखिएगा सिर्फ बिजनेसमैन को टिकट बांटेंगे लोकसभा में। ये किसी गरीब के बीच से किसी को नहीं देंगे जो जनता के सेंटिमेंट को समझेंगे, जनता के बीच सोचेंगे उनकी कमियों को कैसे दूर किया जाए, उनकी व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। सिर्फ बिजनेस क्लास के लोगों के टिकट बांट करके आप लोकसभा का पूरा उम्मीदवारी उठा करके देखिए, जो अरबपति हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट बांटा गया है, जो बिजनेस घराने साथी को टिकट बांटा गया, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, ना होगा आने वाले चुनाव में। लेकिन सीके ठाकुर साहब, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन आपने जिस तरीके से इस बार महिलाओं के आरक्षण के चलते 40% जो आरक्षण दिया गया था, कहीं ना कहीं उसके चलते आपको भी इस बार विधानसभा चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो मामला नहीं था। मामला था, देखिए, प्रियंका सोचा था महिलाओं का 40% आरक्षण दे रहे हैं। मामला वहाँ दूसरा था, वहाँ पूरी तरह से योगी जी के खिलाफ थी जनता, और वहाँ लोग चाहता था कि किसको वोट नहीं। ये तो अब आप मत कहिए कि योगी जी के खिलाफ थी जनता, क्योंकि अगर योगी जी के खिलाफ जनता थी तो योगी जी शपथ नहीं ले चुके होते। नहीं, योगी जी के खिलाफ जनता, 11 मंत्री उनके हार गए चुनाव। और नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। आपके तो 401 प्रत्याशी हारे हैं। हाँ, उनकी सीटें घट गई। लोग चाहते थे कि एक आदमी ऐसा हो जो जीत करके इनको हरा सके। नहीं, 401 प्रत्याशी हारे हैं। जो आराधना मिश्रा मोना है ना, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस के वजूद पे जीती हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लेकिन जनता का मूवमेंट था कि हम इसके खिलाफ जाएं, और लोग अखिलेश की तरफ वोट कर लिए। लेकिन मैंने कहा कि चुनाव के ठीक 2-4 दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा जाना, जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पैसा जाना, ये सब चुनाव आयोग ने देखा नहीं। ये सब उनको प्रलोभन दे करके लोग अपने वोट को मोड़ सका। आपको याद होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना विरोध था, लोग वहां से ज्यादा जीत के भारतीय जनता पार्टी के लोग। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते आते देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां मुंह की खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये मामला आता है कि चुनाव में लोग अपना पैसा का दुरुपयोग कर करके वो सत्ता में आए हैं। लोग इसलिए कांग्रेस को नहीं बना सके, दूसरे दल को नहीं दिए, जो अक्षय को चाह रहे थे अक्षय आगे बढ़े, वहां के मुख्यमंत्री बने। ये सीके ठाकुर साहब, समय का अभाव, लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले लखीमपुर खीरी जो जिला था वो पीक पर था राजनीति के लेकर, लेकिन लखीमपुर खीरी में लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहां से बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर सभी का क्लीन स्वीप हो गया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। 8 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, और 8 की 8 वहां पर जीत गए। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ था उसको लेकर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन 8 की 8 सीटें बीजेपी जीत ली। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो नाराजगी थी वो भी अब दूर होती नजर आई है। बीरबल जी। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रियव्रत जी। बिल्कुल नहीं, किसान पहले नाराज थे भी नहीं, ये भी अफवाह थी। देखो आप देख लीजिए बीरबल जी, कम समय में, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करिएगा, जरा समय का अभाव है।
हाँ, देखो देखो आपने देखा जितनी भी आपको उम्मीद थी उसी उम्मीद के आधार पर ही रिजल्ट आए हैं और मोदी जी का बढ़िया काम था, किसानों को पसंद था, सभी को पसंद था और उसी आधार पर बीजेपी सरकार को दोबारा से मैंडेट दिया है। तो बीजेपी देखो आपने जैसे बताया कि कितने अच्छे बहुमत से जीत कर आ रही है और सरकार बना रही है और दोबारा से पब्लिक की उससे भी बेहतर तरीके से सेवा की जाएगी। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल और सभी बिल्कुल वीरपाल जी, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया और जनता ने फिर एक बार फिर से उसको सिरमाते बिठा लिया है, तो फिलहाल अब उम्मीद यही है कि आप जनता के लिए भलाई करें और जनता आपको 24 में जिस तरीके से आप भलाई करें उसी के साथ जनता आपको 24 में भी नवाजे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन महंगाई जो है वो चुनाव के बाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों की बात कर लें या घरेलू गैस की बात कर लें, एलपीजी की बात कर लें या सीएनजी की बात कर लें, सभी के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सब्जियों तक पर ये टूट पड़ी हुई है और सब्जियों और दालों के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम विपक्ष इस पर लगातार सरकार पर हमलावर है। तो फिलहाल आज के इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।